ये सीरीज़ अभी कुछ ही दिन पहले आई है और इसकी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ये दो अलग अलग दुनियाओं की कहानी है। इन दोनों ही वर्ल्ड्स में कल्टीवेशन तो एग्जिस्ट करती है, लेकिन जहाँ पहली वर्ल्ड में कल्टीवेशन की एक लिमिट है, वहीं दूसरी वर्ल्ड में इसकी कोई लिमिट नहीं है। वहाँ पर कल्टीवेटर खुद को स्ट्रांग बनाते हुए इमॉर्टल स्टेज तक भी पहुँच सकता है। वैसे तो ये दोनों वर्ल्ड्स आपस में कनेक्ट हो सकती है, लेकिन जो इमॉर्टल वर्ल्ड है उससे मॉर्टल वर्ल्ड में जाने का रास्ता नहीं है। सिर्फ मॉर्टल वर्ल्ड से इमॉर्टल वर्ल्ड में जाया जा सकता है, और जो भी कल्टीवेटर उस इमॉर्टल वर्ल्ड में जाना चाहता है उससे वहां जाने के लिए पहले कल्टीवेशन के एक सर्टेन लेवल तक पहुंचना होगा और फिर एक टेस्ट को पास करना होगा। वैसे इस कहानी के मेन कैरेक्टर जिसका नाम शाओ चैन है, उसका ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था कि वो उस इमॉर्टल वर्ल्ड में जाए और खुद को स्ट्रांग बनाए, और ना ही वो अभी उस सर्टेन लेवल तक पहुंचा था जिसके बाद वो उस टेस्ट को दे सके। लेकिन गलती से वो उस इमॉर्टल वर्ल्ड में पहुंच जाता है, जिसके बाद वो वापस नहीं लौट सकता था। इस वजह से वो फैसला करता है कि यहाँ वो खुद को स्ट्रांग बनाएगा और जो आज तक नहीं हुई वो चीज़ वो करके दिखाएगा। लेकिन ये सफ़र इतना आसान नहीं होने वाला, और यही चीज़ हम इस कहानी में देखेंगे। वैसे ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, क्योंकि आपको इस कहानी में ज़रूर मज़ा आएगा। तो कहानी की शुरुआत एक ओल्ड मैन और एक छोटी बच्ची से होती है। ओल्ड मैन अभी उस छोटी बच्ची को एक एंशियंट टेम्पल में लाए हुए थे, जहाँ वो उससे इमॉर्टल वर्ल्ड की स्टोरी सुना रहे थे। वो उससे वहाँ की सारी जानकारी देते हैं, जैसे कि वहाँ जाने के लिए जिस सर्टेन लेवल पर पहुँचना होता है उस लेवल को निर्वाणा रिलम कहा जाता है। जब कोई कल्टीवेटर निर्वाणा रिलम में पहुंच जाता है तब वो हेवनली गेट्स को ओपन करवा सकता है। हेवनली गेट ही वो रास्ता है जो कि इस मॉर्टल वर्ल्ड से किसी भी कल्टीवेटर को इमॉर्टल वर्ल्ड तक ले जाते हैं। लेकिन इस दौरान उस कल्टीवेटर की सोल और साथ ही उसका माइंड दोनों ही बहुत ज़्यादा कॉन्शियस और स्ट्रांग होना ज़रूरी है, वरना उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। अभी वो छोटी बच्ची ओल्ड मैन से पूछती है कि आप तो इतने ज़्यादा ताकतवर हो, फिर आप कभी इमॉर्टल वर्ल्ड क्यों नहीं गए। इस पर वो ओल्ड मैन कहते हैं कि उन्होंने कोशिश की थी लेकिन उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। हालांकि अब ये उनका ड्रीम है कि वो छोटी बच्ची वहाँ जाए, जो सुनकर वो छोटी बच्ची कहती है कि मैं पूरी मेहनत करूँगी, उस वर्ल्ड में जाकर दिखाऊंगी। इस छोटी बच्ची का नाम लान नुओ है। वैसे अब कहानी सीधा यहाँ से 10 साल बाद पर शिफ्ट होती है। लानुओ ने अपना प्रॉमिस पूरा किया और खुद को बहुत स्ट्रांग बनाया। इन 10 सालों में वो निर्वाणा रिलम तक पहुंच चुकी है। अभी वो हेवनली गेट्स को ओपन करके इमॉर्टल वर्ल्ड में एंट्री करेगी। इस चीज से उसका जो गांव है जिसका नाम होंगचैन पीक है, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। वो इस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए वहाँ एक फंक्शन रखते हैं। आज का दिन बिल्कुल त्योहार की तरह लग रहा था। वैसे होंगचैन पीक के लोगों को लानुओ डिवाइन मैडन कहते हैं और उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। वैसे अभी कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए वहाँ पर कुछ सीक्रेट गार्ड्स भी तैयार थे जो कि बाकियों पर नज़र रख रहे थे। हालांकि इसी दौरान उनकी नज़र शाओ चैन पर पड़ती है। वो शाओ चैन को देखकर हैरान थे, क्योंकि शाओ चैन होंगचैन पीक से बिलोंग नहीं करता है। शाओ चैन असल में जुलोंग विलेज नाम की एक जगह से आया है। देखा जाए तो शाओ चैन वैसे तो निर्वाणा रिलम से बहुत नीचे है, लेकिन उसकी बॉडी में किसी तरह की मिस्टीरियस पावर है जिसे अभी तक वो मास्टर नहीं कर पाया है। लेकिन उस पावर का जो ऑरा है वो यहाँ के गार्ड्स ने महसूस कर लिया था, इसलिए वो शाओ चैन पर नजर रखना शुरू कर देते हैं। शाओ चैन अभी आगे बढ़ रहा था, जिस दौरान उससे ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। इस वजह से वो एक सुनसान टाइप के रास्ते पर आ जाता है। यहाँ के लोग अभी भी उसका पीछा कर रहे थे। शाओ चैन आगे बढ़ते वक्त इस चीज़ का पता लगा लेता है कि असल में ये 7 लोग हैं। वैसे शाओ चैन असल में उस हेवनली गेट को ओपन होते हुए देखने के लिए आया था। वो यहाँ किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करने नहीं आया है, लेकिन
ये लोग बाद में उस पर हमला करेंगे, इसलिए वो पहले ही इनसे कह देता है कि मैं तुम्हारी प्रेजेंस के बारे में जानता हूँ। अगर तुम सामने आकर बात सुलझाना चाहो तो हम शांति से बात कर सकते हैं। लेकिन इतना जानने के बाद उन सातों गार्ड्स ने शाओ चैन पर हमला करना शुरू कर दिया था। शाओ चैन उनके वेपन से बच जाता है और यहाँ पीछे आ जाता है। वो वेपन सीधा जाकर कुछ बैम्बू से टकराते हैं और उनमें आग लग जाती है। अभी वो गार्ड्स कह रहे थे कि या तो तुम यहाँ से चले जाओ या फिर हमारा सामना करो। शाओ चैन जानता था कि इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं, इसलिए वो वहीं पर एक जलता हुआ बैम्बू उठा लेता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद दोनों ही तरफ से लड़ाई होना शुरू हो चुकी थी। हालांकि शाओ चैन अकेला है, लेकिन फिर भी वो यहाँ उन गार्ड्स को बहुत ही इजीली हरा रहा था। शाओ चैन और उन गार्ड्स का लेवल लगभग सेम ही है, लेकिन फिर भी शाओ चैन उन पर भारी पड़ रहा है। वो बहुत ही स्पीड से सभी गार्ड्स को हरा देता है। अभी उन गार्ड्स का लीडर ये देखकर हैरान था, लेकिन वो भी अब शाओ चैन से लड़ने के लिए आगे आ चुका था। शाओ चैन उससे कहता है कि तुम जिस वजह से मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मतलब वो बता रहा था कि वो यहाँ पर डिवाइन मैडम के काम में दखल देने के लिए बिल्कुल भी नहीं आया है, लेकिन उस लीडर को भरोसा नहीं था। साथ ही अब बात उसके ईगो पर आ चुकी थी, क्योंकि उसके सारे साथी हार चुके हैं। इस वजह से वो अब शाओ चैन को किसी भी कीमत पर खत्म करना चाहता है। लेकिन यहाँ शाओ चैन उसके हमलों को रोकते हुए उसकी गर्दन पर अपनी तलवार रख देता है। असल में शाओ चैन ने फाइट के दौरान ही उस बैम्बू को उन्हीं में से एक गार्ड की तलवार के साथ स्विच कर लिया था। वैसे अभी वो लीडर कह रहा था कि अगर तुमने मुझे कुछ भी किया तो प्रिंसेस तुम्हें छोड़ेंगी नहीं। हालांकि शाओ चैन जानता है कि उसके ऊपर जिस तरह का इल्जाम लगा है उसके बाद प्रिंसेस वैसे भी उसका पीछा नहीं छोड़ने वाली। वैसे उस असली इल्जाम के बारे में अभी हमें आगे पता चलेगा। अभी यहाँ शाओ चैन उस तलवार को खींचते हुए उस लीडर को वहीं खत्म कर देता है। साथ ही बाकी गार्ड्स भी उसने मार दिए थे, इसलिए वो यहाँ से चुपचाप जाने लगता है। लेकिन इतने में ही उसकी तरफ कोई हमला करता है। ये प्रिंसेस की 4 मेडन्स थी। ये यहाँ शाओ चैन के करीब आते हुए शाओ चैन को बताती है कि प्रिंसेस उससे मिलने आ रही है, इसलिए उससे अपने घुटनों के बल आ जाना चाहिए। हालांकि शाओ चैन यहाँ से निकलना चाहता है, क्योंकि वो और प्रॉब्लम में नहीं फंसना चाहता, इसलिए वो भागने की कोशिश करता है। लेकिन वो चारों मैडन उस पर अपने रिबन से हमला करते हुए उसे पकड़ लेती है और घुटनों के बल ले आती है, जिसके बाद वहाँ पर जाओ लिन की एंट्री होती है। यही लड़की इनकी प्रिंसेस है। वैसे शाओ चैन अभी जाओ लिन से कह रहा था कि मैं सिर्फ यहाँ पर हेवनली गेट को ओपन होते हुए देखने आया था। मेरा ना ही उस लड़की की डेथ से कोई कनेक्शन है और ना ही यहाँ के किसी थ्रेट से कोई कनेक्शन है। शाओ चैन अभी किसी लड़की की बात कर रहा था। शाओ चैन बताता है कि उस लड़की ने क्लिफ से कूदकर जान दी थी, या फिर अगर और कोई भी रीज़न है तो वो चीज़ शाओ चैन को नहीं पता, क्योंकि शाओ चैन का उससे कोई भी कनेक्शन नहीं है। लेकिन जाओ लिन उस पर भरोसा नहीं करती। वो अपनी मेडन्स को ऑर्डर देती है कि उस लड़के को खत्म कर दे। हालांकि अब जब वो मेडन्स अपने रिबन खींचने लगी थी तो शाओ चैन को मजबूरन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। शाओ चैन की बॉडी के अंदर एक बहुत ही पावरफुल सील है, जिसका वो अभी इस्तेमाल कर रहा था। इसकी मदद से वो अभी उन रिबन्स को काटते हुए हमला करना शुरू कर देता है, जो देख जाओ लिन कहती है कि अच्छा तो तुम भी एक मार्शल आर्टिस्ट हो। हालांकि जाओ लिन समझ चुकी थी कि उसकी मेडन्स यहाँ शाओ चैन को नहीं हरा सकती, इसलिए उसे ही आगे आकर फाइट करनी होगी। हालांकि तभी शाओ चैन उस पर हमला कर देता है। शाओ चैन इस वक्त अपनी उसी स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था। इस टेक्निक को हेवनली मेथड कहा जाता है, जिसमें शाओ चैन किसी तरह की हेवनली गोल्डन एनर्जी का इस्तेमाल करता है। वो इस एनर्जी को बैरियर, ब्लेड्स या फिर किसी भी वेपन में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। हालांकि यहाँ उन अटैक्स का अभी जाओ लिन पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। वैसे तो ये एक हेवनली लेवल की टेक्निक है, लेकिन शाओ चैन अभी इसके फुल पोटेंशियल को अनलॉक नहीं कर पाया है। इसी वजह से जाओ लिन उसके अटैक को रोकते हुए उसे पीछे हटा देती है और अपनी तलवार लेकर उस पर
पर हमला कर देती है, जिसे रोकने के लिए शाओ चैन उस गोल्डन एनर्जी से एक शील्ड एक्टिवेट करता है जिसकी कई सारी लेयर्स थी, लेकिन फिर भी वो लेयर्स अभी जाओलिन के हमले को रोक नहीं पा रही थी। इसलिए शाओ चैन वहां से भागना ही सही समझता है। हालांकि जाओलिन उससे भागने नहीं दे सकती, इसलिए वो यहाँ शाओ चैन का पीछा करने लगी थी। वो यहाँ शाओ चैन की स्पीड कम करने के लिए और उसे रोकने के लिए मल्टी कलर स्वॉर्ड्स का इस्तेमाल करती है, जो कि सीधा शाओ चैन की तरफ बढ़ रही थी। शाओ चैन उनसे बचता है, लेकिन इस चीज से शाओ चैन ये जरूर समझ चुका था कि इस तरह से वो शांति से उस हेवनली गेट को ओपन होता हुआ नहीं देख पाएगा। उससे यहीं रुककर पहले जाओलिन को हराना होगा। इस वजह से वो रुक जाता है और अपनी उस गोल्डन एनर्जी को तैयार कर लेता है जाओलिन पर हमला करने के लिए। हालांकि जाओलिन भी पूरी तरह से तैयार थी। उसने अपनी तलवार आगे कर ली थी और हमला करने के लिए वो बढ़ चुकी थी। शाओ चैन भी अपनी पूरी पावर से उस पर हमला कर रहा था, लेकिन जाओलिन की एनर्जी की वजह से शाओ चैन का वो अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिस वजह से अब वो तलवार शाओ चैन को लगने वाली थी। ये तलवार डायरेक्ट उसके फेस पर हिट करती, जिसका मतलब वो यहाँ पर मारा जाता। लेकिन अचानक ही टाइम रुक जाता है। असल में अभी टाइम को लान नुओ ने रोका था। वो उन हेवनली गेट्स तक जाने वाली है। इस वजह से वो अपने होंगचेन पीक को एक बार शांति से देखना चाहती थी, क्योंकि वो यहीं पर बड़ी हुई है, इसलिए उससे यहाँ के लोगों की याद आएगी और ये बात वो जानती है कि वो इमॉर्टल वर्ल्ड से वापस नहीं आ सकती। अभी सभी को देखते वक्त उसकी नजर वहाँ शाओ चैन और जाओलिन पर पड़ती है। वो नहीं चाहती कि जब वो जा रही हो तो यहाँ पर खून खराबा हो। इस वजह से वो जाओलिन की तलवार को थोड़ा सा मोड़ देती है, जिससे शाओ चैन बच जाए और इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब जैसे ही टाइम नॉर्मल होता है तो यहाँ शाओ चैन जाओलिन के हमले से बच चुका था। ये चीज़ पहले तो उन दोनों को ही समझ नहीं आती, लेकिन इस चीज़ को समझने का टाइम भी नहीं है, इसलिए शाओ चैन तुरंत वहाँ से भागना शुरू कर देता है। इस तरफ हम देखते हैं कि लान नुओ अभी हैंगिंग टेम्पल की तरफ आ चुकी थी। ये एक बहुत पुराना टेम्पल है और यही वो हेवनली गेट्स ओपन होते हैं। वैसे अब यहाँ आकर लान नुओ उस प्रोसेस को शुरू करती है, जिसके बाद वहाँ हेवनली गेट्स अपीयर होते हैं। उन हेवनली गेट्स के पास यहाँ 2 गार्ड्स भी थे जो कि लान नुओ का वेलकम कर रहे थे। साथ ही वहाँ उस गेट के अंदर से एक आवाज आती है। वो लान नुओ को उन सीढ़ियों को चढ़ने को कह रही थी जो कि वहाँ सामने अपीयर हुई है। इस दौरान वो आवाज लान नुओ को बताती है कि जब वो इमॉर्टल वर्ल्ड में कदम रखेगी तो वो अपनी मॉर्टल वर्ल्ड की सारी यादें भुला देगी। क्या वो इस चीज के लिए तैयार है? जिस पर लान नुओ हाँ करती है, लेकिन सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त वो अभी बाकियों के बारे में ही सोच रही थी, क्योंकि वो कुछ भी भूलना नहीं चाहती, क्योंकि उन्हीं लोगों की वजह से वो इतनी ताकतवर बन पाई। लेकिन ये चीज वहाँ उस डिवाइन पावर को पता चल जाती है जो कि अभी लान नुओ से बात कर रहा था। इसलिए वो लान नुओ से कहता है कि अभी तुम तैयार नहीं हो, और इतना कहकर वो उन हेवनली गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि हेवनली गेट को बंद कर दिया जाए। जिसके बाद वो गार्ड्स सीढ़ियों को तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से लान नुओ वहाँ से नीचे खाई में गिरने लगी थी। इस तरफ शाओ चैन भी वहाँ पहुँच चुका था और वो ये सब होते हुए देख रहा था। वो बहुत हैरान था। तभी जाओलिन उस पर हमला करना शुरू कर देती है। वो यहाँ शाओ चैन को किसी भी कीमत पर खत्म करना चाहती है। वैसे उस तरफ लान नुओ जो कि अभी खाई में गिर रही है, वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा हैरान थी, क्योंकि उसने यहाँ तक आने के लिए बहुत मेहनत की है। वो सोचती है कि क्या सच में मैं इतनी ज़्यादा कमज़ोर हूँ कि इमॉर्टल वर्ल्ड नहीं जा सकती। हालांकि अगले ही पल वो खुद से कहती है कि नहीं, मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूँ, मैं हार नहीं मान सकती। तभी वहाँ हम शाओ चैन और जाओलिन की फाइट पर आते हैं। वो लड़ते हुए यहाँ उस खाई के बिल्कुल कॉर्नर तक आ चुके थे और उन्हें पता भी नहीं चल पाता कि कब वो उस खाई में गिर गए। हालांकि जब वो नीचे गिर रहे थे तभी उसी दौरान लान नुओ एक हेवनली बर्ड पर खड़ी होकर सीधा उस हेवनली गेट की तरफ बढ़ने लगती है। उसने वहाँ उस डिवाइन पावर के डिसीजन को मानने से मना कर दिया था, क्योंकि वो किसी भी कीमत
कीमत पर इमॉर्टल वर्ल्ड जाना चाहती है। वैसे तो वो डिवाइन पावर यहाँ उन हेवनली गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि लानुओं को रोकने के लिए, लेकिन वो गार्ड्स कुछ नहीं कर पाते क्योंकि लानुओं के एक ही हमले ने उन दोनों को डिस्ट्रॉय कर दिया था। अभी लानुओ जब उस हेवनली गेट में एंटर कर रही थी तो यहाँ उसकी जो एनर्जी है वो नीचे की चीज़ों को भी ऊपर की तरफ खींच रही थी और वो हेवनली गेट बंद हो रहा था। ये एनर्जी शाओचन और जाओलिन को भी वहाँ उस हेवनली गेट के अंदर खींच ले जाती है। वैसे इस रास्ते के बीच शाओचन अभी अपनी फैमिली को याद कर रहा था और फैमिली के साथ वो यहाँ रोशी नाम की एक लड़की को याद करता है जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन वो उसकी मॉर्टल वर्ल्ड की दोस्त थी और अब वो इमॉर्टल वर्ल्ड में एंटर कर रहा है। शाओचन सोच रहा था कि शायद अब वो फिर से उससे कभी नहीं मिल पाएगा, हालांकि अब वो इमॉर्टल वर्ल्ड में आकर गिरता है। यह जाओलिन उसके साथ नहीं थी, शायद वो किसी और जगह पर पहुंची होगी। वैसे अभी शाओचन नीचे गिरकर बेहोश हो चुका था। उसी दौरान हम वहाँ पास ही एक व्हाइट हॉर्स को देखते हैं जो कि एक हेवनली हॉर्स है। वो यहाँ शाओचन के पास आता है और शाओचन को होश में लाता है। शाओचन उसे देखकर एक बार के लिए घबरा गया था, जो देखकर वो हॉर्स भी डर जाता है और वहाँ से चला जाता है। उसी दौरान वहाँ सामने पानी के अंदर से एक ड्रैगन बाहर निकल कर आता है। असल में शाओचन जिस जगह पर आकर गिरा है इस जगह को ड्रैगन आइलैंड कहा जाता है, जहाँ ये 8 आर्म्ड एविल ड्रैगन रहते हैं। इस ड्रैगन के रोअर की वजह से अभी शाओचन के सर में बहुत ही ज्यादा तेज दर्द होने लगा था। साथ ही उसके प्रेशर की वजह से आसपास की पहाड़ियाँ बिखरने लगी थी और साथ ही इससे शाओचन भी वहाँ से दूर फिकाकर दूसरी तरफ गिर चुका था। वैसे उसे ज़्यादा चोट नहीं आई थी। वो यहाँ उठकर खड़ा होता है, लेकिन अभी वो बहुत ज़्यादा हैरान था क्योंकि उसने पहली बार एक जिंदा ड्रैगन देखा है। अभी तक ड्रैगन्स सिर्फ उसने स्क्रॉल्स में देखे थे। वैसे यहाँ जब वो आगे बढ़ रहा था तभी उसकी नज़र वहीं पास ही रखे ड्रैगन एग्स पर पड़ती है, जिन्हें देखकर वो हैरान था। वैसे तो शाओचन को नहीं पता कि वो इनका क्या करेगा, लेकिन फिर भी ड्रैगन एग शायद बहुत रेयर चीज होती होगी। यही सोचकर वो उनमें से एक एग को उठा लेता है और उसे लेकर आगे बढ़ जाता है। अभी वो जिस जंगल में होते हुए गुजर रहा था वही उसे एक मास्क पड़ा हुआ दिखता है जो कि जाओलिन का था। शाओचन समझ जाता है कि जाओलिन अभी यहीं आसपास कहीं होगी, इसलिए उसे थोड़ा छुपकर रहना होगा क्योंकि वो जाओलिन से फिर से नहीं मिलना चाहता, क्योंकि अभी वो इस कंडीशन में नहीं है कि फिर से फाइट कर पाए। हालांकि जब वो आगे बढ़ रहा था तभी वहाँ हम 2 लोगों को देखते हैं जिन्होंने शाओचन को देख लिया था। वो देखते हैं कि शाओचन के हाथ में ड्रैगन एग है। उन्हें वो ड्रैगन एग चाहिए था क्योंकि सच में ड्रैगन एग एक कीमती चीज है। यहाँ उनमें से एक मतलब वो लड़की जिसका नाम लियू ये है वो कहने लगती है कि हमें इस लड़की को खत्म कर देना चाहिए, पर इस पर उसका वो साथी वांग जिफेंग कहता है कि नहीं, हमें नहीं पता कि ये कितने लेवल पर है। ऐसा भी हो सकता है कि ये हमसे ज़्यादा ताकतवर हो, इसलिए हम गलती नहीं कर सकते। पहले हमें इसका लेवल पता लगाना होगा। असल में ये दोनों इमॉर्टल वर्ल्ड से ही बिलोंग करते हैं। वैसे तो ये इमॉर्टल्स नहीं है, लेकिन फिर भी लेवल के हिसाब से ये शाओचन से ज़्यादा लेवल के हैं। वैसे कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वहाँ बारिश होने लगी थी, इसलिए शाओचन उस ड्रैगन एग को लेकर एक जगह आ जाता है जहाँ वो उस बारिश से बच सकता था। ये एक टेम्पल था, लेकिन यहाँ हर चीज टूटी हुई थी। हालांकि ये जगह अच्छी थी शाओचन के रुकने के लिए। तभी वहाँ पर वांग जिफेंग लियू ये पहुँचते हैं। शाओचन उन्हें देखकर थोड़ा सा हैरान था क्योंकि वो पहली बार इमॉर्टल वर्ल्ड में किसी से मिल रहा है। अभी यहाँ वांग जिफेंग और लियू ये अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं। वो बताते हैं कि वो अनडाइंग सेक्ट के डिसाइपल्स हैं। वो यहाँ किसी चीज की तलाश में आए थे, लेकिन बारिश के चलते वो लोग भटक गए। वो यहाँ रुकना चाहते हैं। शाओचन उन्हें आने देता है। साथ ही वो अपने बारे में भी बताता है कि वो मॉर्टल वर्ल्ड से आया है। वैसे उन्होंने वहीं आग जला ली थी और उस आग के आसपास बैठ गए थे। अभी वांग जिफेंग कह रहा था कि तुमने कहा तुम मॉर्टल वर्ल्ड से आए हो, इसका मतलब तुम भी निर्वाणा रिलम पर होगे। वो बताता है कि उनके अनडाइंग सेक्ट का जो लीडर है वो भी मॉर्टल वर्ल्ड से आया था और वो भी निर्वाणा रिलम पर था। वैसे इस दौरान
शाओ चैन वेंग जिफेंग से पूछता है कि आखिर इमॉर्टल वर्ल्ड में कल्टीवेशन रिलम किस तरह से अरेंज की गई है, जिस पर वांग जिफेंग बताता है कि वैसे तो कल्टीवेशन की कोई लिमिट तय नहीं की जा सकती, लेकिन यहाँ उन्होंने 5 स्टेप्स में कल्टीवेशन को बांट दिया है, जिनके 2 स्टेप्स के बारे में वांग जिफेंग को अच्छे से नॉलेज थी, लेकिन ऊपर के जो 3 स्टेप हैं उनके बारे में वांग जिफेंग ज़्यादा नहीं जानता और लास्ट में उसने इमॉर्टलिटी का नाम लिया था, इसलिए उसे लगता है कि इमॉर्टलिटी शायद आखिरी स्टेज होगी। वैसे इस दौरान वो बताता है कि एक रिलम से दूसरे रिलम तक पहुंचने के लिए टोटल 9 लेवल्स को पार करना पड़ता है। वैसे अब तभी लियू ये खड़े होकर यह शाओ चैन के पास आते हुए पूछने लगती है कि तुम निर्वाणा रिलम के कौन से लेवल पर हो। हालांकि इस दौरान वो शाओ चैन को टच भी कर रही थी, जिससे कि वो शाओ चैन के लेवल का पता लगा पाए। शाओ चैन भी ये चीज़ समझ चुका था और वो जानता था कि इनके इंटेंशन ठीक नहीं है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि आखिर ये लोग चाहते क्या हैं। इसलिए वो उठकर कहता है कि ये आग बुझ रही है, मुझे लकड़ियाँ लानी होंगी, जिसके बाद वो लकड़ियाँ लेने के लिए चला गया था। अब इस दौरान वो उनसे पूछता है कि ये जगह कौन सी है, जिसके बाद वो लोग उसे जगह बताने लगे थे। वो बता रहे थे कि ये ड्रैगन आइलैंड है, जहाँ हर सेक्ट के डिसाइपल्स ट्रेनिंग के लिए आते हैं। वैसे उस दौरान वहाँ लियू ये ने वांग जिफेंग को बता दिया था कि शाओ चैन का लेवल बहुत कम है, वो शायद गलती से इमॉर्टल वर्ल्ड में आ गया है, इसका मतलब वो उसे आराम से ख़त्म कर सकते हैं। वैसे अभी शाओ चैन वहाँ लकड़ियाँ कलेक्ट कर रहा है, इसलिए वो उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। ये बिल्कुल धीरे धीरे आ रहे थे और इस दौरान इन्होंने शाओ चैन को बातों में लगा रखा था। ये शाओ चैन को बताते हैं कि डिसाइपल्स यहाँ पर कई बार ड्रैगन एग्स को ढूंढने के लिए भी आते हैं, क्योंकि ड्रैगन एग्स बहुत रेयर होते हैं। जो सुनकर शाओ चैन समझ चुका था कि ये यहाँ शाओ चैन का पीछा क्यों कर रहे थे और ये शाओ चैन से चाहते क्या है, इसलिए शाओ चैन तुरंत ही उस ड्रैगन एग को बाहर निकालता है, जिसे उसने मिट्टी में छिपा दिया था। वो कहता है कि क्या यही है वो ड्रैगन एग, जो देखकर वांग जिफेंग और लियू ये कुछ देर के लिए रुक जाते हैं। शाओ चैन उनसे कहता है कि इस तरह के ड्रैगन एग तो मैंने उस गुफा में बहुत सारे देखे, मुझे नहीं पता था कि ये कीमती चीज़ है, इस वजह से मैं सिर्फ एक ही लेकर आया। जो सुनकर वांग जिफेंग और लियू ये के मन में लालच आ जाती है। वो कहते हैं कि क्या तुम हमें उस गुफा तक ले जा सकते हो। शाओ चैन कहता है कि हाँ बिल्कुल, मुझे इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे अब अगले सीन में शाओ चैन उन्हें उस ड्रैगन बीच पर ले आया था, जहाँ से वो अभी उस केव की तरफ जा रहे थे जहाँ वो एग्स रखे हुए हैं। यह रास्ते में वांग जिफेंग और लियू ये थोड़े पीछे थे। वैसे लियू ये अभी वांग जिफेंग से कह रही थी कि ये लड़का इतना कमज़ोर है और इसका लेवल भी इतना कम है, फिर भी ना जाने कैसे ये इमॉर्टल वर्ल्ड में आ गया। इस चीज़ पर वांग जिफेंग कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी ड्रैगन एग्स मिलने के बाद हम इसे ख़त्म कर देंगे। वैसे अब ये तीनों ही उस गुफा में पहुंचते हैं। वहाँ सामने 3 और ड्रैगन एग्स रखे हुए थे, जिन्हें देखकर लियू ये और वांग जिफेंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो तुरंत उन अंडों के पास आ चुके थे। यहाँ अभी लियू ये कह रही थी कि शाओ चैन ने हमारी बहुत मदद की है, इस चीज़ के लिए उसे इनाम देना चाहिए। हालांकि शाओ चैन मना करता है, लेकिन इतने में ही लियू ये यहाँ शाओ चैन के पीछे आकर उस पर अपनी तलवार तान देती है। ये देख शाओ चैन कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, लेकिन उन लोगों ने पहले ही प्लान किया हुआ था कि वो शाओ चैन को ख़त्म कर देंगे। हालांकि शाओ चैन ये बात ऑलरेडी जानता था, इसलिए वो इन्हें यहाँ लेकर आया, क्योंकि शायद वहाँ टेम्पल में फाइट करते वक्त वो इन्हें नहीं हरा पाता। लेकिन यहाँ सब कुछ उसके प्लान के हिसाब से चल रहा है। उसने टाइमिंग नोट की हुई थी कि कब वो ड्रैगन बाहर आकर ज़ोर से चिल्लाता है। शाओ चैन ये चीज़ पहले ही महसूस कर चुका है कि जब वो ड्रैगन चिल्लाता है तब उस समय कुछ सेकंड्स के लिए सामने वाला खुद का कंट्रोल खो देता है। शाओ चैन उस चीज़ को पहले ही एक्सपीरियंस कर चुका है, इसलिए वो जानता है कि उसे किस तरह से उस आवाज़ से बचना है। इसलिए अब जैसे ही वो ड्रैगन बाहर आने वाला था तो वो गुफा हिलने लग जाती है और अब
अब ड्रैगन बाहर आकर जैसे ही चिल्लाता है तो इससे लियू ये और वांग जिफेंग के सर में बहुत ही तेज दर्द होना शुरू हो चुका था। शाओ चैन को पता था कि कब उसे अपनी जगह से हिलना है, इसलिए जैसे ही वो दोनों एक जगह पर फ्रीज होते हैं तभी शाओ चैन अपनी तलवार से यहाँ लियू ये को खत्म कर देता है, जिसके बाद वो वांग जिफेंग की तरफ बढ़ते हुए उसका एक हाथ भी काट देता है। वैसे तो वो वांग जिफेंग को भी खत्म करने वाला था, लेकिन तब तक वो ड्रैगन वापस पानी में जा चुका था। इस वजह से वांग जिफेंग की जान बच जाती है। हालांकि अभी वांग जिफेंग इस चीज से बहुत ही ज्यादा हैरान था, साथ ही उससे उतना ही ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। वो कहता है कि अच्छा तो ये सब तुम्हारा प्लान था। इस पर शाओ चैन कहता है कि हाँ, तुमने मुझे धोखा दिया, इसलिए मैंने भी तुम्हें धोखा दिया। अगर तुम कुछ नहीं करते तो मैं भी यहाँ पर तुम्हें कुछ नहीं करने वाला था। वैसे अब यहाँ वांग जिफेंग गुस्से में अपने एक ही हाथ से अपनी तलवार को बाहर निकालते हुए शाओ चैन पर हमला करना शुरू कर देता है। वैसे तो वांग जिफेंग बहुत ताकतवर है, लेकिन अभी उसका एक हाथ कट चुका है। इस वजह से शाओ चैन पर वो उतनी पावर से हमला नहीं कर पा रहा जितनी पावर से वो पहले कर पाता। इसी वजह से शाओ चैन उसे बहुत आसानी से हरा रहा था। पर अब वांग जिफेंग समझ जाता है कि वो शाओ चैन को नहीं हरा पाएगा, इसलिए वो सेल्फ सेक्रीफाइसिंग स्पेल का इस्तेमाल करता है। इस चीज से उसकी बॉडी का सारा ऑरा रिलीज होने लगा था, जिस एनर्जी की वजह से वहाँ एक बहुत खतरनाक फॉर्मेशन क्रिएट होता है। ये फॉर्मेशन इतना खतरनाक था कि यहाँ पर ये वांग जिफेंग को भी खत्म कर देगा, लेकिन उसकी दोस्त मारी जा चुकी है, साथ ही उसका एक हाथ भी कट चुका है और वो ऐसे नहीं जीना चाहता। इसलिए उसने फैसला किया है कि वो खुद तो मरेगा ही, पर शाओ चैन को भी साथ लेकर मरेगा। अभी उस फॉर्मेशन की वजह से यहाँ बहुत ही ज्यादा एनर्जी शाओ चैन के ऊपर गिरना शुरू हो चुकी थी, लेकिन शाओ चैन भी सही वक्त पर अपने हेवनली मेथड का इस्तेमाल करते हुए उस गोल्डन एनर्जी से बनी हुई शील्ड को सामने ले आता है, पूरी पावर से उसे रोकना शुरू कर देता है। वैसे तो शाओ चैन को इस चीज में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन आखिर में एक धमाके के बाद शाओ चैन ने अपनी जान बचा ली थी। वैसे शाओ चैन को इस चीज में बहुत ज्यादा डैमेज आया था, पर उसकी जान बच चुकी है, इसलिए इस डैमेज को तो वो कुछ टाइम में रिकवर कर ही लेगा। अभी यहाँ वो देखता है कि इस सेल्फ सेक्रीफाइसिंग स्पेल की वजह से वांग जिफेंग मारा जा चुका है। इस वजह से वो उसकी तलवार अपने पास रख लेता है और बाद में उस गुफा से निकल जाता है, क्योंकि कुछ ही देर में उस ड्रैगन के आने का समय हो चुका था। वैसे अब यहाँ जंगल में गुजरते वक्त वो कह रहा था कि उसके पास कल्टीवेशन स्किल्स है ही नहीं, वो सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ पर अभी तक सरवाइव कर पाया है, इसलिए उसे जल्द से जल्द ऐसी मेथड्स का पता लगाना होगा जिससे वो अपने कल्टीवेशन को बढ़ा पाए, वरना इस तरह की दुनिया में वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। हालांकि जब वो अपनी तलवार देख रहा था तभी तलवार में उसे जाओलिन का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। उसे देखकर शाओ चैन तुरंत खड़ा हो चुका था। अभी वो जानता है कि जाओलिन उस पर हमला कर सकती है, इसलिए वो पहले ही ये चीज कहने लगता है कि हमें लड़ने की जरूरत नहीं, हम इस दुनिया में नए हैं और हमें यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए हम अपनी दुश्मनी भुलाकर ये चीज डिस्कस कर सकते हैं कि यहाँ सरवाइव कैसे करना है। लेकिन जाओलिन इस चीज तक को सुनने के लिए तैयार नहीं थी, वो बस शाओ चैन को खत्म करना चाहती है, इसलिए वो शाओ चैन पर फिर से हमला करना शुरू कर देती है। हालांकि तभी शाओ चैन एक पत्थर उठाते हुए सीधा उसकी तरफ फेंकता है, जिसे जाओलिन ने तो काट दिया था, लेकिन इस मौके का फायदा उठाकर शाओ चैन वहां से भाग जाता है। अभी भागते हुए शाओ चैन एक ऐसी जगह पर आ चुका था जहाँ बड़े बड़े बीस्ट के कंकाल पड़े हुए, साथ ही आसपास बहुत ज्यादा फॉग थी, जिस वजह से दूर का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इतने में ही जाओलिन शाओ चैन पर हमला कर देती है। शाओ चैन नीचे गिर चुका था, हालांकि फिर भी वो उससे कह रहा था कि हमें लड़ने की जरूरत नहीं है, पर जाओलिन नहीं सुनने वाली थी। पर अब जब जाओलिन फिर से हमला कर रही थी तभी वो नोटिस करती है कि शाओ चैन के पीछे कोई है। ये एक बहुत बड़ा बीस्ट था, जिसे देखकर जाओलिन तुरंत ही वहां से चली जाती है, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि अब शाओ चैन सरवाइव नहीं कर पाएगा। जब शाओ चैन पीछे
पीछे मुड़कर देखता है तो उसे पता चलता है कि एक टायरानोसॉरस है। असल में ये एक डायनासोर है जो कि देखा जाए तो पहले ही इस धरती पर से वो लुप्त हो चुके हैं, लेकिन इस वर्ल्ड में इमॉर्टल्स एग्जिस्ट करते हैं। इसी वजह से शायद डायनासोर भी यहाँ इमॉर्टल्स ही है। देखा जाए तो ये एक बहुत ही पावरफुल बीस्ट था। इस वजह से शाओ चैन घबरा चुका था। तभी वो बीस्ट जोर से दहाड़ता है, जिसकी वजह से शाओ चैन वहाँ से दूर फेंका जाता है। जिसके बाद वो बीस्ट यहाँ शाओ चैन के पीछे आने लगा था। अभी दूर से ये चीज़ जाओलिन भी देख रही थी। वो समझ जाती है कि शाओ चैन अब नहीं बच पाएगा, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। शाओ चैन जो कि अभी भाग रहा था, वो जाकर एक पत्थर के पीछे छुप जाता है, जिस वजह से वो उस बीस्ट से बच गया था। पर उसी दौरान वहाँ पर वो हेवनली हॉर्स आता है। वो शाओ चैन के लिए कुछ फ्रूट्स लेकर आया था, क्योंकि वो शाओ चैन से दोस्ती करना चाहता है, लेकिन शाओ चैन उससे शोर ना करने को कह रहा था। हालांकि उस हेवनली हॉर्स को लगता है कि शायद शाओ चैन उससे जाने को कह रहा है, इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है। लेकिन उसकी आवाज़ से यहाँ वो बीस्ट शाओ चैन के पास आ चुका था। वो शाओ चैन पर हमला करने वाला था, लेकिन सही समय पर वो हेवनली हॉर्स फिर से वहाँ आकर शाओ चैन को बचा लेता है। वो उड़ सकता है, साथ ही उसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा है। इस वजह से वो उस बीस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। जैसे ही वो बीस्ट उसके पीछे भागना शुरू करता है तो वो हेवनली हॉर्स वहाँ से भाग जाता है, जिसकी वजह से वो बीस्ट भी उसके पीछे चला गया था और इससे उसने शाओ चैन की जान बचा ली थी। शाओ चैन अभी इस चीज़ से बहुत खुश था और साथ ही वो उस हेवनली हॉर्स को शुक्रिया कहना चाहता था, लेकिन वो जा चुका है, इसलिए शाओ चैन भी वापस पहले के रास्ते पर लौट आता है। शाओ चैन सीधा उस टेम्पल में लौट आया था जहाँ उसने वो अंडा छुपा रखा है। अभी शाओ चैन आगे बढ़ते वक्त सोच रहा था कि उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है। इस तरह से तो वो इमॉर्टल वर्ल्ड में सरवाइव नहीं कर पाएगा। तभी उसका पैर फिसलता है और वो नीचे गिर जाता है। साथ ही यहाँ वो बेहोश भी हो चुका था। उसे अभी अपनी वही पुरानी यादें दिखाई दे रही थी। ये उसकी तब की मेमोरीज है जब वो जुलोंग विलेज में रुओशी के साथ रहता था। रुओशी वही लड़की है जिससे शाओ चैन प्यार करता है। उसने शाओ चैन को एक ब्रेसलेट भी दिया था। हालांकि शाओ चैन कहता है कि ये किस तरह का ब्रेसलेट है, मुझे लगा तुम मुझे कोई अच्छा गिफ्ट दोगी। पर रुओशी बताती है कि ये वो बहुत मुश्किल से एक ओल्ड मैन से लेकर आई है। हालांकि अगर शाओ चैन को ये चीज़ पसंद नहीं आई तो वो इसे वापस कर सकता है, लेकिन शाओ चैन बस मजाक कर रहा था। वैसे एक दिन रुओशी ने शाओ चैन से पूछा था कि क्या शाओ चैन अपने कल्टीवेशन को बढ़ाकर इमॉर्टल वर्ल्ड में जाएगा, जिस पर शाओ चैन ने उससे जवाब दिया था कि इमॉर्टल बनना बहुत ज़्यादा कूल है, लेकिन अगर वो इमॉर्टल वर्ल्ड चला गया तो उसे रुओशी को भूलना होगा, इसलिए वो कभी वहाँ नहीं जाएगा। लेकिन अब आज हालत कुछ और है, क्योंकि अभी वो इमॉर्टल वर्ल्ड में है। वैसे शाओ चैन यहाँ अभी बेहोश था, लेकिन उसकी बॉडी से जो खून निकल रहा था वो बारिश के पानी के साथ मिलते हुए सीधा उस ड्रैगन एग पर जाकर गिरता है, जिसकी वजह से वो ड्रैगन एग अचानक शाओ चैन को एनर्जी प्रोवाइड करने लगा था। इसी वजह से ये ड्रैगन एग्स बहुत ही ज़्यादा रेयर माने जाते हैं। अभी उस एग के अंदर की मिस्टीरियस एनर्जी शाओ चैन की बॉडी पर लगी हुई चोटों को हील कर रही थी। साथ ही उसकी बॉडी पर कुछ इंस्क्रिप्शन बन जाते हैं जो कि उसकी कल्टीवेशन में हेल्प कर रहे थे। यहाँ अभी शाओ चैन उसी मेथड को कल्टीवेट कर रहा है जिसे वो बचपन से सीखना चाहता था। ये वही हेवनली मेथड थी। शाओ चैन हमें बताता है कि जब वो रियल वर्ल्ड में था, मतलब मॉर्टल वर्ल्ड में था, वहाँ उसे इस टेक्निक के बारे में बचपन में पता चला था। ये हमेशा से उसके सोल सी में थी, लेकिन मॉर्टल वर्ल्ड में इतनी एनर्जी ही नहीं थी कि वो इसे कल्टीवेट कर पाए, लेकिन इमॉर्टल वर्ल्ड में इतनी एनर्जी है। इस वजह से शाओ चैन यहाँ उस मेथड को मास्टर कर लेता है। हालांकि अभी इसके पूरे पोटेंशियल का इस्तेमाल करने के लिए शाओ चैन को इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, पर वो जानता है कि यहाँ इमॉर्टल वर्ल्ड में रहते हुए वो ये चीज़ भी कर लेगा। वैसे अब यहाँ अपनी कल्टीवेशन पूरी करके शाओ चैन उस आइलैंड से बाहर की तरफ देख रहा था। ये ड्रैगन आइलैंड है
है और शाओचन को यहाँ से निकलना है, क्योंकि शाओचन आगे सफ़र करके खुद को स्ट्रांग बनाना चाहता है, लेकिन उससे नहीं पता कि वो यहाँ से कैसे निकलेगा। तभी सामने से उससे एक बड़ी सी जहाज आती हुई दिखती है। शाओचन सोचता है कि शायद ये लोग मेरी मदद कर सकते हैं। ये जहाज असल में गू फैमिली की थी। गू फैमिली का यंग मास्टर अपने कुछ गार्ड्स और जनरल के साथ यहाँ ड्रैगन आइलैंड पर आ रहा है, जिससे कि वो यहाँ के रिसोर्सेस ले जा सके, क्योंकि ये रिसोर्सेस कल्टीवेशन में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। इस यंग मास्टर का नाम गू लुओ है और जिस जनरल के साथ ये आया था उसका नाम गू यान है। अभी जब ये आगे बढ़ रहे थे तभी अचानक से जहाज हिलना शुरू हो जाती है। वो उस एविल ड्रैगन की वजह से हिल रही थी, जो कि पानी के अंदर रहता है। इस चीज़ से वहाँ के गार्ड्स घबरा चुके थे। वैसे अचानक ही वो जहाज टूटने लग जाती है। ये सब वो एविल ड्रैगन कर रहा था, जिस वजह से यहाँ गू लुओ की वो दोस्त पानी में गिरने वाली थी। गू लुओ उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाता, बल्कि अब वो खुद भी वहाँ पानी में गिरने वाला था। हालांकि तभी वो जनरल गुयान वहाँ आकर उसे बचा लेता है। वैसे शाओचैन अभी दूर से ये सब देख रहा था। वो जहाज डूबते हुए देखता है और उसे लगता है कि शायद सभी डूब चुके हैं। वो सोचता है कि पानी के रास्ते से यहाँ से निकल पाना नामुमकिन है, क्योंकि वो एविल ड्रैगन किसी भी जहाज को ना ही आने देगा और ना ही जाने देगा। वैसे अभी शाओचैन को थोड़ी भूख लग रही थी, इस वजह से वो वहाँ से वापस पीछे आ जाता है। यहाँ वो एक बीस्ट को ढूंढता है और उसे मारकर वही आग जलाकर उसे पकाने लगता है। अभी जब वो ऐसा कर रहा था तभी वहाँ उसे किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है। वो थोड़ा सा घबरा चुका था, इसलिए वो पीछे हट जाता है। ये असल में एक जियांट एप था, जो कि उस खाने की स्मेल से यहाँ आया था। शाओचैन उसे देखकर घबरा चुका था, क्योंकि वो इतने बड़े बीस्ट से बिल्कुल भी नहीं लड़ सकता। इसलिए वो खाना उसकी तरफ फेंकते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो जियांट एप उस खाने को खत्म करके शाओचैन को पकड़ लेता है। शाओचैन उससे लड़ नहीं सकता, इसलिए वो यहाँ पर उससे गुस्सा नहीं दिलाता है और जो वो करने आया है वो उसे करने देता है। हालांकि अब वो बीस्ट यहाँ शाओचैन को ही पकड़ लेता है और उसे सीधा अपने घर ले जाता है। उसका घर एक पहाड़ी के ऊपर था, वो यही रहता है। वो यहाँ पर आकर शाओचैन को छोड़ देता है। ये चीज़ शाओचैन को समझ नहीं आ रही थी, लेकिन उस जियांट एप ने उसे बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाई थी। इस वजह से शाओचैन को भी उस जियांट एप से खतरा महसूस नहीं हो रहा था। इतने में ही वो जियांट एप शाओचैन के सामने एक दूसरे बीस्ट को लाकर पटक देता है। इस चीज़ से शाओचैन समझ चुका था कि जियांट एप को खाना पकाने नहीं आता और ना ही उसे आग जलाने आती है, इसलिए वो शाओचैन से सेम वैसा ही खाना पकाने को कह रहा है। शाओचैन ये चीज़ समझ चुका था, इसलिए वो लकड़ियाँ जमा करके अब वहाँ पर आग जला लेता है। अभी वो खाना पका रहा था, जिस चीज़ में वो जियांट एप भी उसकी मदद करता है, लेकिन वो गड़बड़ कर रहा था। इसलिए शाओचैन उससे कहता है कि तुम रहने दो, ये चीज़ मैं कर लूँगा। यहाँ पर वो जियांट एप भी धीरे धीरे शाओचैन की बातें समझने लगा था, इसलिए वो शाओचैन को डिस्टर्ब नहीं करता। जब खाना पक जाता है तो शाओचैन उससे वो खाना देकर वहाँ से उस जगह के कॉर्नर पर आ जाता है। यहाँ अभी वो सोच रहा था कि ये जियांट एप मुझे चोट नहीं पहुँचाएगा, क्योंकि ये अपने फ़ायदे के लिए मुझे यहाँ लाया है और शाओचैन को उससे कोई खतरा भी महसूस नहीं हो रहा था। इसका मतलब ये जगह उसके रुकने के लिए सबसे सेफ है। यहाँ रुककर वो कल्टीवेशन भी कर सकता है और खुद को स्ट्रांग भी बना सकता है। अभी आसपास की ऑरा को महसूस करते हुए वो सोच रहा था कि वो यहीं रुकेगा और खुद को स्ट्रांग बनाएगा। इसी दौरान उसके दिमाग में ये बात आती है कि क्या हो सकता है कि इमॉर्टल वर्ल्ड से मॉर्टल वर्ल्ड में जाने का भी कोई रास्ता हो, लेकिन कोई भी मॉर्टल वर्ल्ड में जाना ही नहीं चाहता। इसी वजह से अभी किसी को भी इस चीज़ के बारे में नहीं पता है। यही सोचते हुए शाओचैन फैसला करता है कि वो उस रास्ते को खोजेगा और वापस मॉर्टल वर्ल्ड में लौटेगा। हालांकि वो ये बात भी जानता है कि अगर उसे सच में वापस लौटना है तो इसके लिए उसे खुद को ताकतवर बनाना होगा,
होगा, जिसके लिए कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ अब वो कल्टीवेशन करने की कोशिश करता है, पर जिस मेथड का वो इस्तेमाल कर रहा था ये एक मॉर्टल वर्ल्ड की टेक्निक है, इसलिए ये यहाँ काम नहीं करती। हालांकि तभी वो जियांट एप अपना खाना फिनिश करके यहाँ शाओचन के पास आ जाता है। वो समझ चुका था कि शाओचन क्या करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो शाओचन को इस वर्ल्ड की कल्टीवेशन टेक्निक सिखाता है। वो जियांट एप मुंह खोलकर वहाँ की सारी एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था और बाद में वो पूरी एनर्जी को एब्जॉर्व करके शाओचन को बताता है कि इस वर्ल्ड में कल्टीवेशन किस तरह से की जाती है। शाओचन समझ चुका था, इसलिए वो भी वहीं बैठकर सेम उसी प्रोसेस से एनर्जी एब्जॉर्व करना शुरू कर देता है। हालांकि जियांट एप ने उससे जो टेक्निक बताई थी, शाओचन उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी एक साथ एब्जॉर्व कर सकता था, लेकिन शाओचन जानता है कि अभी उसकी बॉडी इतनी पावरफुल नहीं है कि वो इतनी एनर्जी सहन कर सके, इसलिए वो धीरे धीरे एनर्जी कंज्यूम करना ही सही समझता है। वैसे अब कल्टीवेशन खत्म होने के बाद शाओचन लानुओ और जाओलिन के बारे में सोच रहा था। लानुओ से वो अभी तक नहीं मिला है और उसे नहीं पता कि वो कहाँ गई है, इसलिए वो उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचता। उसे अभी चिंता जाओलिन की थी, क्योंकि वो भी उसी जगह पर शाओचन से बिछड़ी थी जहाँ वो टायरानोसॉरस मॉन्स्टर था। वैसे देखा जाए तो जाओलिन उसकी दुश्मन है, लेकिन शाओचन खुद को उसका दुश्मन नहीं मानता है। शाओचन सोच रहा था कि उसी की वजह से जाओलिन यहाँ आई है, इसलिए शायद ये सब उसकी गलती है। इसलिए वो प्रे करता है कि वो भी ठीक हो, क्योंकि शाओचन जानता है कि ये इमॉर्टल वर्ल्ड कितनी ज़्यादा खतरनाक है। वैसे तभी सीन चेंज होकर वह जाओलिन पर आता है। हम देखते हैं कि वो अभी ठीक थी, लेकिन इस दौरान उसने कई सारी मुसीबतों का सामना किया था। वैसे अभी उसकी मुलाकात उस हेवनली हॉर्स से होती है, जिसे बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई थी। असल में शाओचन को बचाते वक्त उससे ये चोट उस टायरानोसॉरस मॉन्स्टर से लगी थी। वैसे इसके बाद अब सीन कुछ दिन बाद पर शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि शाओचन अभी वहाँ उस आइलैंड पर फ्रूट्स कलेक्ट कर रहा था। असल में वो जियांट एप हमेशा दूसरे बीस्ट को ही पकड़कर खाता रहता है, इसलिए शाओचन ने फैसला किया है कि वो उसे कुछ फ्रूट्स लाकर देगा, क्योंकि ये चीज़ें उसकी हेल्थ के लिए अच्छी है। वैसे इस दौरान शाओचन सोच रहा था कि क्या इस वर्ल्ड में ये फ्रूट भी कल्टीवेशन में हेल्प करते होंगे, पर जब वो ये चीज़ सोच रहा था तभी उसकी मुलाकात भी उस हेवनली हॉर्स से होती है, जो कि यहाँ इन फ्रूट्स को खाने के लिए आया था। शाओचन उसे ठीक देखकर खुश था। उस हॉर्स की चोटें भी ठीक हो चुकी है। हालांकि अब वो फ्रूट्स खाकर वहाँ से चला जाता है। शाओचन भी अब वापस लौटने लगा था, लेकिन इतने में ही जाओलिन वहाँ पहुँचती है। वो अभी उस हेवनली हॉर्स को ही ढूंढते हुए आई थी। तभी उसकी नज़र यहाँ शाओचन पर पड़ती है। वो देखती है कि शाओचन अभी तक जिंदा है और बिल्कुल ठीक है, जो चीज़ देखकर पहले वो हैरान थी, लेकिन अगले ही पल वो अपनी तलवार से शाओचन पर हमला करना शुरू कर देती है। वो शाओचन को खत्म करना चाहती है। हालांकि शाओचन उसके हमले से बच चुका था, लेकिन जाओलिन कहती है कि तुम पिछली बार तो बच गए, लेकिन इस बार मैं खुद तुम्हें खत्म करूंगी। वैसे शाओचन अभी उसकी प्रेजेंस से ज़्यादा हैरान नहीं था, क्योंकि वो शुरुआत से ही जानता है कि जाओलिन भी यहीं आसपास जंगल में कहीं है, और उससे ये भी पता था कि जब वो फिर से मिलेंगे तो वो फिर से उस पर हमला करने लगेगी। अभी शाओचन उसके हमले से बचने के बाद यहाँ अपनी हेवनली मेथड का इस्तेमाल करना शुरू करता है। वो अभी उन गोल्डन ब्लेड्स का इस्तेमाल कर रहा था, जिसके बाद वो जाओलिन के हमले से बचते हुए सीधा उसके पीछे आ जाता है और उस पर हमला करता है। जाओलिन भी शाओचन के हमले से बच तो रही थी, लेकिन शाओचन की स्पीड देखकर वो हैरान थी। शाओचन ने कल्टीवेशन से खुद को और ज़्यादा पावरफुल बना लिया है, इस वजह से शाओचन की स्पीड भी बढ़ चुकी है। वैसे तो जाओलिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यहाँ शाओचन अपनी ज़्यादा पावरफुल टेक्निक्स का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, क्योंकि शाओचन जाओलिन को कोई भी सीरियस चोट नहीं पहुँचाना चाहता। वो सिर्फ अभी उसके हमलों से बचकर उसे ये चीज़ बताना चाहता था कि उन्हें लड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो दुश्मनी उनके बीच मॉर्टल वर्ल्ड में थी वो इमॉर्टल वर्ल्ड में हो ये ज़रूरी नहीं। शाओचन उसे समझाता है कि उसे लड़ना बंद कर देना चाहिए, लेकिन जाओलिन नहीं सुनती। उससे बस शाओचन को खत्म करना
करना था। वो शाओचन की एक भी बात पर ध्यान ही नहीं दे रही थी। इसी वजह से शाओचन को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। वो फैसला करता है कि अब जो भी होगा देखा जाएगा। इसका मतलब उससे अब अपनी पावर्स का इस्तेमाल करना ही होगा। इसलिए अब वो हेवनली मेथड का पूरी तरह से इस्तेमाल करना शुरू करता है। शाओचन यहाँ पर बहुत ही पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था। ये टेक्निक सच में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी, लेकिन किसी तरह से जाओलिन इस टेक्निक से बच जाती है। अभी इससे वो बहुत ज़्यादा हैरान हो चुकी थी, क्योंकि इस टेक्निक से सच में बच पाना इतना आसान नहीं था। हालांकि शाओचन वहाँ समझ पा रहा था कि वो इस टेक्निक का बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि इस चीज़ में उसकी बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है। पर ये चीज़ जाओलिन नहीं जानती, इसलिए वो भी अपनी स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल करने का फैसला करती है, जिससे वो शाओचन को जल्द से जल्द ख़त्म कर पाए। इस टेक्निक की मदद से उसने कुछ स्वॉर्ड क्लोन्स क्रिएट कर लिए थे, जिससे वो हमला कर रही थी। इस टेक्निक से शाओचन को बहुत ज़्यादा चोट आती है। साथ ही इसकी वजह से अभी वो फिर से हमला करने की हालत में नहीं था। जिस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए जाओलिन उसे ख़त्म करने वाली थी, लेकिन जब वो फिर से आगे बढ़कर हमला करती है, उसी दौरान एक पत्थर उसकी तरफ आता है। जाओलिन ने उसे अपनी तलवार से काट दिया था। वैसे ये पत्थर यहाँ पर उस जियांट एप ने फेंका था, जो कि शाओचन को बचाने के लिए यहाँ आया है। वो तुरंत ही जाओलिन के सामने आ जाता है। अभी वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और अचानक से उसे यहाँ सामने आता हुआ देख जाओलिन भी बहुत ज़्यादा हैरान थी। हालांकि वो यहाँ शाओचन को ख़त्म किए बिना नहीं जा सकती, इसलिए वो रास्ता बदलते हुए शाओचन पर हमला करती है। लेकिन जियांट एप फिर से सामने आ जाता है और जाओलिन को दूर हटा देता है। इस चीज़ से जाओलिन समझ चुकी थी कि ये जियांट एप किसी कारण से शाओचन को प्रोटेक्ट कर रहा है, इसलिए अब उसे पहले इस जियांट एप को ख़त्म करना होगा। इसी वजह से अब वो जियांट एप पर हमला करना शुरू कर देती है। वो यहाँ अपनी मल्टी कलर स्वॉर्ड्स का इस्तेमाल कर रही थी, जिससे वो जियांट एप बचने की कोशिश कर रहा था। शाओचन को अभी उस जियांट एप की चिंता हो रही थी, इसलिए वो उससे पीछे हटने को कहता है। लेकिन जियांट एप ने फैसला कर लिया था कि वो शाओचन की जान बचाएगा, इसलिए वो पीछे नहीं हटता। हालांकि अभी जाओलिन कोशिश कर रही थी कि इस बीच वो शाओचन पर भी हमला कर पाए, लेकिन जियांट एप उसे मौका ही नहीं दे रहा था। इसलिए वो डिसाइड करती है कि पहले वो जियांट एप से ही लड़ेगी। वैसे जाओलिन के पास बहुत सारी कल्टीवेशन टाइप टेक्निक्स हैं, लेकिन फिर भी वो यहाँ उस जियांट एप को नहीं हरा पा रही थी, क्योंकि जियांट एप की फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। अभी सही मौके पर जब जाओलिन हमला करती है, तभी वो जियांट एप पंच करते हुए उसे वहाँ से दूर फेंक देता है। इस चीज़ से जियांट एप को एक परफेक्ट चांस मिल चुका था जाओलिन को ख़त्म करने का, और वो इसका फ़ायदा उठाते हुए हमला भी करता है। लेकिन उसी दौरान वहाँ पर हेवनली हॉर्स आ जाता है और बहुत ही तेज़ी से जाओलिन को बचाकर ले जाता है। अभी जियांट एप को कुछ भी समझ नहीं आया था। हालांकि शाओचन ने हेवनली हॉर्स को आते हुए देख लिया था। वो खुश था कि जाओलिन को कुछ नहीं हुआ, लेकिन अभी उसे जियांट एप की चिंता हो रही थी, क्योंकि अगर शाओचन यहाँ रुका तो जाओलिन फिर से आकर उस पर हमला करेगी और इस दौरान जियांट एप को भी उसका सामना करना पड़ सकता है। इसलिए शाओचन जियांट एप के खातिर इस जगह से जाने का फैसला करता है। हालांकि जब ये चीज़ जियांट एप को समझ आती है तो वो इस चीज़ से बहुत उदास हो चुका था। साथ ही वो ऐसा दिखा रहा था कि वो शाओचन के डिसीजन से बहुत गुस्सा है। लेकिन शाओचन उसे बताता है कि उसने उसके लिए बहुत सारे फ्रूट्स कलेक्ट करके रख दिए हैं, जो कि वो कुछ दिन तक आराम से खा सकता है। साथ ही शाओचन उसे इंस्ट्रक्शन देता है कि उसे हमेशा बीस्ट पकड़कर नहीं खाने हैं, उसे कभी कभी फ्रूट्स भी ट्राई करने चाहिए। हालांकि जियांट एप को इन चीज़ों से मतलब नहीं है। उससे बहुत समय बाद एक दोस्त मिला था, जो कि अब उससे अलविदा कहकर यहाँ से जा रहा है। हालांकि जियांट एप ऐसे इशारा करता है जैसे कि वो शाओचन को रोकना चाहता हो। वो उसकी तरफ उन फ्रूट्स को खिसका रहा था, लेकिन शाओचन कहता है कि नहीं, उसे जाना होगा, उससे वैसे भी अपने वर्ल्ड में लौटना है, वो हमेशा यहाँ नहीं रह सकता। अभी जियांट एप गुस्सा था, लेकिन शाओचन वहाँ से जाना शुरू कर देता है, जो देख जियांट एप अपना गुस्सा साइड रखते हुए खड़ा होता है और शाओचन की तरफ कुछ इशारे करता है। शाओचन को उसके साथ रहते हुए
कुछ टाइम हो चुका है, इस वजह से वो इन इशारों को समझ जाता है। जायंट एप उससे कहने की कोशिश कर रहा था कि उसे खुद को स्ट्रांग बनाना होगा। वो बता रहा था कि जैसी टेक्निक उसने सिखाई है शाओचन को, सेम वैसी ही टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए खुद को स्ट्रांग बनाना होगा, जिससे उसे आगे जायंट एप की मदद की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि वो फिर से उससे बचाने नहीं आ पाएगा। इस पर शाओचन उससे प्रॉमिस करते हुए कहता है कि वो खुद को स्ट्रांग बनाएगा और इसके बाद वो गुड बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। इस चीज़ से वो जायंट एप बहुत ही ज़्यादा उदास था। अब तभी सीन चेंज होकर वह जाओलिन और उस हेवनली हॉर्स पर आता है। वो हेवनली हॉर्स जाओलिन को बचाकर जंगल के बीच ले आया था। जाओलिन अभी बैठकर अपनी पिछली फाइट के बारे में सोच रही थी, लेकिन तभी उसके दिमाग में ये बात आती है कि अगर मान लो कि वो एक बार शाओचन को ख़त्म भी कर देगी तो उसके बाद वो क्या करेगी, क्योंकि वो इमॉर्टल वर्ल्ड में है। यहाँ सब कुछ मॉर्टल वर्ल्ड से अलग है। वो सरवाइव कैसे करेगी, और अभी तो उसका कोई गोल ही नहीं है। इस चीज़ से उसे ये भी समझ में आता है कि वो शाओचन पर हमला इसलिए कर रही थी क्योंकि वो आगे का कुछ सोचना ही नहीं चाहती थी। उसने सिर्फ अपने लिए यही गोल बना लिया था कि उसे बस शाओचन को ख़त्म करना है, लेकिन अब वो ये चीज़ समझ चुकी है कि अगर उसे आगे भी इस वर्ल्ड में सरवाइव करना है तो खुद को स्ट्रांग बनाना होगा, क्योंकि वो हमेशा तो हेवनली हॉर्स की मदद नहीं ले सकती, क्योंकि इस चीज़ में हेवनली हॉर्स को भी बहुत ज़्यादा चोट आई है। हालांकि वो हेवनली हॉर्स को शुक्रिया करते हुए उसके सर पर हाथ रखती है, जिसकी वजह से अचानक ही हेवनली हॉर्स की बॉडी से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी निकलना शुरू हो चुकी थी। इससे हमें पता चलता है कि हेवनली हॉर्स का लेवल ब्रेक थ्रू हो रहा है। अब वो अपने नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुका था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी भी इवॉल्व हो चुकी है। इस चीज़ से जाओलिन बहुत खुश, साथ ही अब उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाता है, जिसका मतलब अब हेवनली हॉर्स शायद हमेशा जाओलिन के साथ ही रहेगा और उसकी मदद करेगा। वैसे जाओलिन ने फैसला किया है कि वो खुद को ताकतवर बनाकर इमॉर्टल रिलम तक पहुंचेगी, जबकि दूसरी तरफ वहाँ शाओचन ने फैसला किया है कि वो खुद को ताकतवर बनाकर अपनी मॉर्टल वर्ल्ड में वापस लौटेगा। दोनों के ही ड्रीम्स बिल्कुल अलग है, लेकिन उनकी डेस्टिनी शायद फ्यूचर में उन्हें फिर से एक दूसरे से मिला दे। तभी यहाँ हम जाओलिन को देखते हैं, जो कि अभी आगे बढ़ रही थी। उसी दौरान वो उस जंगल के कॉर्नर पर आती है जहाँ सामने वही समुद्र था। यहाँ पर वो एक जहाज को देखती है। ये जहाज असल में गो फैमिली की जहाज थी। वैसे तो वो पूरी तरह से टूट चुकी थी, लेकिन वहाँ अभी भी गो फैमिली का वो यंग मास्टर गो लुओ जिंदा था। वो जैसे ही होश में आता है तो उसकी नज़र यहाँ जाओलिन पर पड़ती है। लेकिन इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई तो आप लाइक करके कमेंट कर सकते हो। इस चीज़ से हमें पता चल जाएगा कि हमें इसका अगला पार्ट बनाना है कि नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।